नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में देखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना से कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या कोई भी एग्जाम में कैसे वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आपसे कैसे बनेगा। तो एकदम सरल सी बात है कि अगर ये प्रस्तावना को पूरी कंप्लीटली आप वीडियो ये देख लेते हैं आप सभी, तो यहाँ से प्रश्न किसी भी परिस्थिति में आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में, कि अगर बात करें हम सभी प्रस्तावना के बारे में, तो सबसे पहला प्रश्न ये बनकर उठता है कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना की डिफिनेशन क्या है, प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना एक भूमिका या सारांश या आमुख बातें या सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप एवं सत्ता के उद्देश्यों के साथ साथ संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को दर्शाता है, उसे ही क्या कहते हैं कि प्रस्तावना कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं कि प्रस्तावना कहते हैं। इसमें कहा गया कि आप सभी देख रहे होंगे कि बुक में दिया रहता है अमुख बातें, कि पूरी संविधान के बारे में इस प्रस्तावना को आप पढ़ लेंगे तो पूरी संविधान के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। यानी कि जो चिंतक है उस बुक में आगे क्या है, उस बुक को क्या करता है कि प्रस्तावना में व्याख्या कर देता है, उसके बारे में आगाह कर देता है कि आपको पता चल जाए कि प्रस्तावना के माध्यम से कि इस बुक में क्या है, या सारांश के माध्यम से, या अमुख बातें, या मधुर वचन, ऐसे तमाम चीजें लिखा रहता है। अब इसी में विशेष करके ध्यान रखिए कि अगर प्रस्तावना के बारे में आप सभी ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना, कि हम लोगों के मन में प्रस्तावना के सर्वप्रथम विचार या उसका प्रेरणा हम लोगों के किस देश से मिला है। तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना की, यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना की संकल्पना या प्रेरणा संकल्पना या प्रेरणा यूएसए के संविधान से हम लोगों को मिला, अमेरिका के संविधान से। कि अमेरिका के संविधान में क्या था, सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के संविधान में ही प्रस्तावना था अमेरिकी संविधान में। तो हम लोग प्रेरित हुए कि हम लोगों के भी संविधान का एक प्रस्तावना होनी चाहिए, अमेरिकी संविधान का नहीं। तो हम लोगों ने लिया, ठीक है। दूसरी ये प्रश्न पूछ लेता है, हरदम पूछता है प्रश्न, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो संकल्पना है या प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। दूसरा पॉइंट यहां पर जो पूछता है कि परीक्षा की दृष्टि से कि प्रस्तावना की भाषा, कि जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से विशेष करके ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना के लैंग्वेज कैसा होगा, उस प्रस्तावना की जो भाषा कैसी होगी, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब यहां पर तीसरा प्रश्न यहां से जो पूछता है रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस व्यक्ति ने लाया इसे। यहां पर ध्यान रखेंगे कि किस व्यक्ति ने लाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं, नेहरू जी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तावना को लाया। अब यहां पर आगे प्रश्न कैसे पूछता है, इसको ध्यान रखिए। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रस्तावना की संकल्पना या प्रेरणा अमेरिकी संविधान से, प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, किस व्यक्ति ने लाया तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। इसको ध्यान रखिए।
अब यहां पर जो चौथा इससे रिलेटेड अभी प्रश्न है, इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तिथि है, बड़ी पूछता है, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को संविधान सभा, संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव आपको पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि जो संविधान सभा गठित की गई थी, तो जो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी, तो उस संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो यहां पर प्रश्न पूछ लेता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। अब यहां पर आता है एक प्रश्न अलग से कि संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो आपको ध्यान रखेंगे कि ये जो संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा, ये संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को, पांचवा ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो उसे ही उद्देशिका, यहां पर ध्यान रखेंगे, उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया, उसे ही उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया कि जब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकार किया, तो उसे ही क्या कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। कि ये याद रखेंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। अब इसके बाद छठवां पॉइंट, इससे रिलेटेड जो प्रश्न कैसे पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे कि इस प्रस्तावना को कब लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपको लागू कर दिया गया, प्रस्तावना को लागू किया गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या लागू किया गया। तो अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट मिलान करने वाला प्रश्न पूछता है। कैसे? कि आपको इस साइड में दे देगा कि संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उसके बाद दे देगा संविधान सभा ने स्वीकार किया, उसके बाद तीसरा दे देगा आपको प्रस्तावना को लागू किया गया, और उसमें डेट दे देगा 13 दिसंबर, 22 जनवरी या 26 नवंबर। तो इसको मिलान करने वाला आपसे प्रश्न पूछ लेगा। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखें। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। प्रस्तावना की संकल्पना या प्रेरणा अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को लाया? तो नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव आपको पेश किया गया। ये इसको विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को आपको स्वीकार किया, उसे ही उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बुल कहा गया। इस बातों को भी विशेष करके। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को पूरे देश के लिए क्या कर दिया गया कि लागू कर दिया गया। अब इसमें देखेंगे क्या है इसमें प्रस्तावना में। यह तो प्रक्रिया रहा है कि इस प्रस्तावना में क्या ऐसा चीज है कि हम लोग इसके प्रति इतना उत्सुक हैं और इसके प्रति जानने के लिए हम लोग बेचैन हैं। तो इसके बारे में हम सभी देखेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब प्रस्तावना को हम सभी 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे कि उसमें देखेंगे क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान रखेंगे, बड़ी प्रश्न पूछा जाता है।
कि सबसे पहले कि जो सत्ता का स्रोत, पहली चीज है कि कोई भी सत्ता है, या केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, या नौकरी में सिलेक्टेड आप होते हैं, तो उसका स्रोत कहां से है, इस बातों को बात करता है। दूसरी आपको क्या है कि जो सत्ता का स्वरूप, और तीसरा क्या है कि सत्ता का उद्देश्य, कि कोई भी सत्ता है, यहां सत्ता से तात्पर्य है कि जो भारत पे सत्ता है भारत का, उससे कि अगर सत्ता के स्रोत की बात करें तो सत्ता का स्रोत जनता से है। किससे है? जनता से। अब जनता से तो है, मगर कैसी जनता से है? तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, जनता में क्या होनी चाहिए कि लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, लोक मतलब क्या होता है कि जनता, अब प्रभुता का तात्पर्य है कि किससे? कि सर्वोच्चता से, यानी कि जो सत्ता चुनी जाएगी वो जनता की सर्वोच्च शक्ति होगा, वो जनता को ही सर्वोच्च मानकर वहां से आपको किया जाएगा। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये बात कर रहा है कि प्रक्रिया को लागू किया जाए। अब स्वरूप की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि भारत के बारे में, तो भारत का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से भारत को आप देखते हैं, किस नजरिया से, अब भारत कैसे देखने में है, तो पहला चीज, पहला स्वरूप की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान रखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि पहली चीज की क्या है कि भारत क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अब इसका मतलब क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है कि जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो, उसी को क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है कि देश कहते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि दो मामले की बात कर रहा है, एक तो आंतरिक और दूसरी क्या बाह्य, दो मामले कि हमारे आंतरिक में किस प्रकार से हमारा देश चलेगा, कोई दूसरा देश हमको क्या ये सलाह नहीं दे सकता है। अगर उसके सलाह के आधार पर अगर जब हम काम करेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। बाह्य में मान लीजिए कि जापान के साथ कैसा संबंध हमारा है, आपको यूएसए के साथ संबंध कैसा है, जैसे जापान के साथ संबंध हमारा, आपको यूएसए के साथ संबंध कैसा, रूस के साथ संबंध कैसा रहेगा, ये हम तय करेंगे, ना कि पाकिस्तान तय करेगा कि हमारा संबंध किसी देश से कैसा रहेगा। तो इसके बारे में कहा गया अगर हम किसी देश के इशारे पर अगर काम करते हैं और इशारे पर चलते हैं तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट कि दूसरा अगर जो बात करें कि दूसरा अगर जो हम सभी बात करें कि दूसरा हमारा क्या स्वरूप है, इसको ध्यान रखेंगे कि दूसरा अगर स्वरूप के हम सभी बात करें तो दूसरा स्वरूप आपको क्या है कि समाजवादी। समाजवादी, अब देखिए समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में यह नहीं था। इसको यहां पर ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। 1976 में इसे जोड़ा गया। तो पहला प्रश्न तो यहां से ही बन जाता है कि समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया कि इसको जोड़ा गया। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। अब ये क्या है, समाजवाद की डिफिनेशन क्या है कि देश में लोगों की आय की विषमता को कम करना, मजदूर व वंचित वर्ग को कल्याण करना, ठीक है,
लोगों की क्या, आय की विषमता को कम करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और मजदूर व वंचित वर्ग को क्या करना कि कल्याण करना। यानी कि आय की विषमता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 500 करोड़ कमा रहा है, कोई व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा है, तो उसकी आय की विषमता को कम करिए। अब कम करने का सेंस ये नहीं कि जो ऊपर उठा हुआ है उसको नीचे लाइए, नहीं, सरकार सपोर्ट करे जो नीचे है उसको ऊपर उठाए और जो ऊपर है वो बढ़ते रहे। तो आय की विषमता को ऐसे कम करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना कि जो भारत में है कि 65 साल 66 साल जीवन स्तर है कि लोग 70 वर्ष जीते हैं मैक्सिमम, तो उसको और ऊपर उठाना, 80 साल लोग जिए, 90 साल जिए। और आय और क्या कि जो मजदूर व वंचित वर्ग को क्या करना कि कल्याण करना। कोई अगर शिक्षा से वंचित रह गया है तो उसको शिक्षा देना, कोई किसी रोजगार से वंचित रह गया है तो उसको क्या करना कि रोजगार प्रदान करना, ये चीजें करेंगे। इसके बाद तीसरा ऐसा भारत है। तीसरा की अगर बात करें, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि तीसरा पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द किसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तीसरा कि आपको पंथ निरपेक्ष, क्यों नहीं पंथ निरपेक्ष शब्द यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इसे भी 1976 में जोड़ा गया। इसको ध्यान रखें, 1976 में क्या किया गया कि जोड़ा गया। अब पंथ निरपेक्ष से क्या है तात्पर्य, यहां धर्म निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, यहां सेकुलर शब्द के प्रयोग की गई, रिलीजन शब्द की नहीं। ये जो रिलीजन अगर जो शब्द का प्रयोग होता तो वो धर्म से तटस्थता की बात कही गई, मगर पंथ मतलब होता है अनुयायी। यहाँ पर पंथ माने यानी कि धर्म से तटस्थता की यहाँ बात नहीं की गई। यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से इसमें कहा गया कि राज्य में कोई राजकीय धर्म नहीं होगा एवं राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये है आपको इसमें और भी कहा गया कि देश के कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, अपने कर्म करते हुए देश के किसी भी ऊंच पद पर क्या आसीन हो सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आईएएस अधिकारी भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं। जो भी चाहे आप अपने अच्छे कर्म करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो उच्च पद है उस पद पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यहां पर है। अब इसके बाद चौथा जो है आपका स्वरूप है ये भारत का। 3 स्वरूप आपने देखा कि लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक कि भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, ये तो आप सभी भी जानते हैं। अब सबसे पहले कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का आपने सुना होगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त आपका क्या उनका स्टेटमेंट, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। इतना तो आपने सुना होगा, मगर इसका फुल मतलब क्या होता है ये यहां पर देखिए। यहां पर 3 चीजें आपको की बात कही गई, क्या कि यहां पर 3 चीजों के बारे में कहा है इसमें कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। अब यहां पर क्या शासन की बात कही गई है, किसके बारे में बात की गई, शासन की। जनता का क्या होना चाहिए कि लोक प्रभुता होना चाहिए। लोक क्या, प्रभुता है, यानी कि लोक मतलब क्या कि जनता, और प्रभुता मतलब सर्वोच्चता। जनता के द्वारा जन प्रतिनिधि चुना होना चाहिए, क्या, जन प्रतिनिधि, सांसद, विधायक जो भी होगा, और यही क्या करेंगे कि जनहित में शासन, जनहित में शासन करेंगे। क्या करेंगे, जनहित में शासन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग क्या करते हैं कि अपना ही लोगों में से कुछ लोगों को चुनते हैं और वही कुछ लोग क्या करते हैं, आप ही लोग पर शासन करते हैं, जानते हैं।
तो इसको विशेष करके ध्यान रखें, जनता का यानी कि लोक प्रभुता होना चाहिए, कि जनता की सर्वोच्चता होनी चाहिए, जनता के द्वारा यानी कि जनप्रतिनिधि को चुना जाना चाहिए, और जनता के लिए यानी कि जनहित में वही क्या करेगा, शासन करेगा। इस बातों को भी विशेष करके क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पांचवा जो स्वरूप है भारत में ऐसा होता है, यस होता है। पांचवा है गणराज्य। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, गणराज्य से तात्पर्य क्या है? तो गणराज्य का मैं एक डिफिनेशन बोल देता हूं कि गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसका शासन प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि भारत का शासन प्रमुख और राष्ट्र अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति को वो वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। मैंने कह रहा है कि भारत के कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो ऐसा कहीं भी किसी भी देश में ये प्रक्रिया लागू होता है या चलता है तो वहां पर गणराज्य देश है। अब कहेंगे कि ब्रिटेन गणराज्य देश है कि नहीं? नहीं, ब्रिटेन गणराज्य देश नहीं है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति या शासन प्रमुख है वो वंशानुगत है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये भारत का स्वरूप है, बहुत बेस्ट। भारत ना तो किसी के दबाव में आता है, ना किसी के कहने पर किसी से संबंध रखता है। ये कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश। यहां पर किसी भी व्यक्ति को लोगों की आय की विषमता को कम करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मजदूर एवं वंचित वर्ग को कल्याण करना, पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब अनुयायी, आपको क्या अनुयायी, यहां कर्तव्य से है कि कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते निभाते देश के किसी भी ऊंच पद पे क्या आसीन हो सकता है, इसके बारे में कहा गया। लोकतंत्रात्मक, जहां जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलाई जाती है, उसी के क्या है कि वो लोकतांत्रिक देश है, भारत भी है। गणराज्य से तात्पर्य क्या है कि एक ऐसे देश जिसका शासन प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर वो क्या है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, उसे गणराज्य देश कहते हैं। भारत भी गणराज्य देश है। इसके बाद सत्ता के उद्देश्य के बारे में हम सभी देखते हैं कि सत्ता के उद्देश्य में क्या कहा गया है। सत्ता के उद्देश्य के बारे में देखेंगे हम सभी। अब सत्ता के उद्देश्य क्या है कि कोई भी देश है तो उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए या विश्व के जो मानव जाति है उसके लिए क्या है? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे कि सत्ता के उद्देश्य में नंबर 1 अगर जो बात करें तो न्याय। अब न्याय करने की बात करता है, किसकी? न्याय की बात करता है। न्याय की अगर बात करें तो न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब न्याय करना है। ये 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको क्या है कि स्वतंत्रता स्थापित करना है। स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता स्थापित करना। अब यहां पर एक प्रश्न पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपकी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार आपकी स्वतंत्रता कितनी प्राप्त है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कौन कौन सी आपकी स्वतंत्रता जो प्राप्त है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि एक तो विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, दूसरी क्या अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, आपको धर्म, चौथा आपको धर्म, और क्या पांचवा आपकी उपासना। उपासना। अब देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। एक तो विचार। अब विचार किसे कहते हैं? बहुत प्रश्न इंटरेस्टिंग है। विचार किसे कहते हैं? चिंतन मनन करना विचार कहलाती है। यह आंतरिक क्रिया होती है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता। अंदर हम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये इसका कोई स्वरूप है नहीं। चिंतन मनन करना क्या आपको विचार कहलाती है। यह आंतरिक क्रिया है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता। इसको बातों को विचार ध्यान रखें। तो लोग कहता है मैं विचार कर रहा हूं, है कि नहीं। अब अभिव्यक्ति की बात करें, विचार के प्रकट स्वरूप को अभिव्यक्ति कहते हैं।
कि जो आपने अंदर सोचा है उसको प्रकट कर दिया तो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। इसका अनेकों स्वरूप हो सकते हैं, ये बाह्य क्रिया है, अनेक स्वरूप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो ज्यादा बोलने वाला अभिव्यक्ति, कोई व्यक्ति कम बोलता है तो कम बोलने वाला अभिव्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो अभद्र भाषा वाला प्रवृत्ति का उसे माना जाता है अभिव्यक्ति। अब यहां पर क्या है, विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? किसी विचारधारा में विश्वास करना है उसे क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। किंतु कोई ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए जो संविधान विरोधी हो। जैसे आप विश्वास अपने माता पिता के विचारों में कर सकते हैं, संविधान में कर सकते हैं, किसी आपको क्या राजनीतिक संगठन में कर सकते हैं, मगर वो राजनीतिक संगठन संविधान का उल्लंघन नहीं करता। जैसे आईएसआई आतंकवादी संगठन का विचारधाराओं पे नहीं चल सकते हैं। उसके बाद कहा है कि धर्म, किसी समुदाय के पूजा पद्धति को सैद्धांतिक रूप से मानना। किसी समुदाय की पूजा पद्धति को सैद्धांतिक रूप से मानना उस धर्म से रिलेटेड धर्म कहलाती है। क्या आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो हिंदू धर्म के पूजा पद्धति को आप सैद्धांतिक रूप से मानते हैं। दशहरा आता है तो आप दुर्गा पूजा करते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, सैद्धांतिक रूप से उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। उपासना की बात करें तो उपासना ये क्या व्यवहारिक होती है। किसी धर्म के पूजा पद्धति को, किसी भी धर्म के पूजा पद्धति को आपको व्यवहारिक रूप से मानना उपासना कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तीसरी आपको समता की बात की गई है। समता, समता दो प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा की समता, यहां पर ध्यान रखेंगे, दो प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। दो प्रकार की समता। प्रतिष्ठा की समता, देश के किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके धर्म, उसके मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा। उसको समाज में दिए गए योगदान के आधार पर एवं योग्यता के आधार पर उसे प्रतिष्ठित माना जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति पंडित जी है तो